दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। किसानों के आंदोलन को आज 19 दिन पूरे हो चुके हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार इन तीनों काले कानून को वापस नहीं ले लेती है तब तक हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ इन तस्वीरों को आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ के दौरे पर थे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की। ये फोटो आप देखिए, ये तस्वीरों को आप देखिए। इन तस्वीरों के जरिए मीडिया में जबरदस्त एक लहर चलाई गई, एक खबर चलाई गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सिख समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं और इसका असर जो है वो सिंघू बॉर्डर पर मौजूद जो किसान हैं उन पर जरूर पड़ेगा। मीडिया ने इस खबर को जबरदस्त चलाया। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी के नेताओं ने इस खबर को जबरदस्त चलाया। लेकिन इसके पीछे की बात को आप समझिए। कुछ साल पहले कुछ सिख समुदाय के लोगों को गुजरात के कच्छ में लाकर बसाया गया था, उन्हें जमीन दी गई थी। लेकिन उसके बाद में मोदी सरकार ने उनकी उस जमीन को छीन लिया। उसके बाद जब वाइब्रेंट गुजरात का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीएम हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस वक्त वहां पर वो वाइब्रेंट गुजरात के नाम से कार्यक्रम चलाया करते थे। ऐसे ही एक वाइब्रेंट गुजरात को लेकर प्रोग्राम हो रहा था। वहां पर इन सिखों में से कुछ लोग आए जिनकी जमीन छीन ली गई थी। उन सिख समुदाय के लोगों ने वाइब्रेंट गुजरात के उस कार्यक्रम में हंगामा शुरू कर दिया। अब मोदी जो शख्सियत है वो सभी जानते हैं। इनके खिलाफ जब कोई खड़ा होता है विरोध करने तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। बहरहाल किसानों का ये मुद्दा हाईकोर्ट में गया। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी की उस वक्त की राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आप इस तमाम जमीन वापस दीजिए। इसके अलावा इन किसानों का जो फंड था और उनके जो अकाउंट थे उसे भी सीज कर दिया गया था, यानी कि ब्लॉक कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप फौरी तौर पर इनके तमाम अकाउंट को खोल दीजिए। उसके बाद जो मोदी आज बताते हैं अपने आप को कि मैं किसानों का हमदर्द हूं, वो मोदी इन किसानों पर जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया जिस पर राज्य सरकार को झुकना था, मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात सरकार ने किसानों के उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और तब से आज तक ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यानी कि इसी एक मुद्दे से साफ पता चल जाता है कि मोदी की मंशा कैसी है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी जो मंशा है वो गंगा जल की तरह पाक है, लेकिन मोदी जी आपका जो इतिहास रहा है वो तो कुछ और ही बयान कर रहा है। बहरहाल ये हमने एक मुद्दा आपको बताया। इसके अलावा किसानों का जो ये आंदोलन चल रहा है, जो ये प्रदर्शन चल रहा है, बताया जा रहा है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही यहां पर हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि मोदी के गुजरात से 1000 किसान पहुंच चुके हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर। इसके अलावा गुजरात में कई सारे किसानों को नजरबंद किया जा रहा है। यह आरोप लगाया है किसान नेता महेंद्र सिंह झाला ने। उन्होंने कहा है कि कई किसानों को गुजरात की रूपाणी सरकार नजरबंद कर रही है जिससे कि वो प्रदर्शन ना कर सके और दिल्ली ना जा सके। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी हुआ है। उत्तर प्रदेश से कुछ लोग निकले किसान दिल्ली आने के लिए, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की बॉर्डर के अंदर ही रोक लिया। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यानी कि देश भर के किसान जो है वो निकल रहे हैं दिल्ली पहुंचने के लिए और हजारों किसान वहां पर मौजूद है। तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा रास्ता जो है वो ब्लॉक कर चुके हैं किसान। इसके अलावा जिस तरीके से बीजेपी के नेता और कुछ बीजेपी के समर्थक जिन्हें सोशल मीडिया पर अंधभक्त कहा जाता है, वो लोग किसानों को सीधे तौर पर आतंकवादी बता रहे हैं। ऐसे में इस तस्वीर को भी आप देखिए। ये किसान का बेटा है जो कि एक सैनिक है, हमारे देश की सेना का ये जवान है। इसके हाथ में जो तख्ती है आप उसको पढ़िए। मेरे पिता किसान हैं, मैं सैनिक हूं। अगर मेरे पिता आतंकवादी है तो फिर मैं भी आतंकवादी हूं। यह सवाल उठना लाजमी है कि आप अन्नदाता को आप किस तरीके से आप उसे आतंकवादी बता रहे हो। उनके बेटे
देश की सरहदों पर शहीद हो रहे हैं, वो पूरे देश को अन्न दे रहे हैं और आप उन्हें आतंकवादी बता रहे हो। ये आखिर कहां की बात हुई? बहरहाल इसके बाद जो है वो तकरीबन 5000 पूर्व सैनिकों ने जो अपना वीरता चक्र है वो लौटाने का ऐलान कर दिया है और बताया जा रहा है कि ये सिर्फ 5000 पूर्व सैनिक नहीं हैं, ये आगे चलकर जो है वो तकरीबन 25,000 हैं। जी हां, सेना के पूर्व सैनिक हैं 25,000 जो किसानों के समर्थन में अपना वीरता चक्र लौटाना चाहते हैं राष्ट्रपति से मिलकर। क्योंकि जब आप देश के जवान को आतंकवादी कहोगे, जब आप अन्नदाता को आतंकवादी कहोगे, तो यह तो सही नहीं होगा और इसका खामियाजा मोदी सरकार को जरूर भुगतना पड़ेगा। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर समझना चाहिए। बहरहाल जिस तरीके से आप कहते हैं कि जो लोग हैं वो आतंकवादी है, जो लोग हैं वो खालिस्तानी हैं, मोदी जी ये लोग आतंकवादी हैं या नहीं इसे आप छोड़िए, लेकिन आपने जो डिफेंस कमेटी बनाई है पार्लियामेंट की, संसद की जो डिफेंस कमेटी, आपने जो रक्षा समिति एक बनाई है, उसकी एक मेंबर पर, साध्वी प्रज्ञा सिंह पर आतंकवाद का आरोप जरूर है। वो जेल में भी रहकर आई आतंकवाद के आरोप में। आप इन किसानों को आतंकवादी कहते हैं। उधर पंजाब के जो डीआईजी है लखविंदर सिंह, वो भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं किसानों के समर्थन में। तो क्या ये डीआईजी साहब जो हैं, क्या ये भी आतंकवादी हैं मोदी जी? उधर कुछ किसान यूनियन के नेताओं से राजनाथ सिंह ने मुलाकात की थी, अमित शाह ने मुलाकात की थी। उसके बाद यह साफ हो गया था कि जो अंग्रेजों ने जिस तरीके से इस देश पर राज किया था, अंग्रेजों ने राज किया था फूट डालो राज करो की नीति से। अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी कुछ इसी तरीके से अपनी राज को, अपने सत्ता को आगे बढ़ा रहे हैं। जो किसान यूनियन है उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह, और इसीलिए वो किसान यूनियन के अलग अलग नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी के लोग, ताकि कहीं ना कहीं इनको तोड़ा जाए, इनकी यूनिटी को तोड़ा जाए और किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, बर्बाद किया जाए और खत्म करवा दिया जाए। तो जिस तरीके से जो रणनीति रहती है, जो चाणक्य जिसे कहा जाता है, आज के वक्त में उन्हें चाणक्य कहा जाता है, तो क्या यह सवाल होता है कि क्या चाणक्य की नीति भी ऐसी ही थी कि देश के अन्नदाता को सड़कों पर लाओ और उसके बाद उसे अंदर अंदर लड़वा दो, देश के जवान के पिता को आतंकवादी करार दे दो? क्या यही चाणक्य नीति थी अमित शाह साहब? वही एक सवाल मैं इस देश के मीडिया से भी पूछना चाहता हूं। यह जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, यह अगर 2014 से पहले हुआ होता तो मीडिया का नजरिया कैसा होता? ये मीडिया क्या करता? याद करिए आप, 2011 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था, उस वक्त बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े रिपोर्टर सबके सब उस आंदोलन में पहुंचे थे और अन्ना हजारे की और अरविंद केजरीवाल की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन आज के जो एंकर हैं, आज के जो रिपोर्टर हैं, आज के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? आप सोचिए कि रामलीला मैदान में जो अन्ना का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से जो बातें निकलकर सामने आती थी, जो बयान आते थे, उस वक्त की सरकार उसे बर्दाश्त करती थी। लेकिन आज की सरकार, आज के जो पत्रकार हैं और जो पुराने पत्रकार भी हैं, वो अगर कुछ बयान देते हैं तो सरकार उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करती है और इसीलिए पत्रकार डरते हैं मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से। और यही है मोदी का न्यू इंडिया। मैं पूछना चाहूंगा देश के युवाओं से, क्या आपने इसी न्यू इंडिया की कल्पना की थी कि आप प्यार करो तो उसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाए, आप सरकार की गलत नीतियों का विरोध करो तो आपको आतंकवादी करार दे दिया जाए, देश का जवान सरहद पर मर जाए, शहीद हो जाए, उसका पिता अन्नदाता दिल्ली की सिंगू बॉर्डर पर बैठा हुआ है कड़कड़ाती ठंड में, और बीजेपी के नेता उसे आतंकवादी करार दे दें? मैं पूछना चाहूंगा देश के युवाओं से, क्या यही मोदी का जो न्यू इंडिया है, क्या यही आपके लिए अच्छे दिन है? वही खबर कुछ इस तरह की भी आ रही है कि मोदी सरकार जो है वो एमएसपी को लेकर एक अलग कुछ कानून ला सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि एमएसपी को लेकर उनका रुख साफ है और उन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है किसानों का, तो हो सकता है वो
खट्टर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। तो ऐसे में यकीनन अब मोदी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। एक तरफ उनकी हरियाणा की सरकार जो है वो गिरने की कगार पर है, दूसरी तरफ किसानों ने जो ऐलान किया अदानी अंबानी के बाइकॉट का, उसके बाद 36 घंटे के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ जियो के कस्टमर ने पॉट आउट के लिए अप्लाई कर दिया है, आवेदन दे दिया है, यानी कि वो जियो को छोड़ देना चाहते हैं। इसे लेकर रिलायंस के जो है जियो वो फौरन पहुंच गए ट्राई के पास और उन्होंने एयरटेल और वोडाफोन के खिलाफ शिकायत कर दी। और शिकायत ये की कि एयरटेल और वोडाफोन जो हैं वो जियो के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर। तो यानी यहां पर यह बात तो साफ हो गई कि मुकेश अंबानी ने और जियो ने इस बात को मान लिया है कि किसान आंदोलन का असर हुआ है। तो ऐसे में यकीनन जो नेटवर्थ बढ़ी थी लॉकडाउन में बहुत ज्यादा जियो की, वो अब जो है वो डगमगाने लगी है। तो यकीनन इसे लेकर भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर दबाव बनेगा। तो अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार का अगला कदम क्या होता है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप फेसबुक पर भी हमारे पेज देश लाइव को फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।